सम्मानित मंच, सामने उपस्थित सभी बंधुओं, भाइयों बहनों और यहाँ पर नौजवान बच्चे, लड़के लड़कियाँ भी हैं। अभी डॉक्टर साहब ने पूरा प्रकृति के ऊपर आपको संदेश दिया है। उनसे पूर्व डॉक्टर साहब ने जो एम्स से हैं उन्होंने भी प्रकृति के संबंध में आपको पूरा बताया है। और वास्तव में सभी बीमारियों का कारण जो बड़े बड़े डॉक्टर्स अभी यहाँ पर आयुर्वेद के विद्वान बैठे हैं और एलोपैथी के भी बैठे हैं, हम जितना प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं उतना ही बीमारियों की चपेट में आते जा रहे हैं। मैंने गांव में जन्म लिया। सुबह क्योंकि हमारे पास जूते होते ही नहीं थे, नंगे पैर जाते थे स्कूल में, तो सुबह सुबह तो ठंड होती थी, कुछ पैरों को पता नहीं चलता। और दोपहर को छुट्टी होती, फिर समस्या सामने आ जाती, अब कैसे जाए। बहुत रेत गरम, रेत सड़क भी गरम, सब कुछ गरम। तो दूर से पशुओं का गोबर दिखाई देता, भाग के उनमें पैर लगाते थे अपने, और उसमें पशुओं के गोबर में पैर लगा लगा के घर तक पहुंच जाते थे। तो वो भी एक यौगिक प्रक्रिया थी, हमें नहीं पता था, तो मजबूरी का योग था। लेकिन कभी कभी दोपहर को छुट्टी होती तो घर पर आते नहीं थे, सीधे नहर पर चले जाते। एक बस्ता छठी क्लास में लिया था और 10वीं तक वही बैग था मेरे पास, और 5वीं तक तो बस्ता था ही नहीं, स्लेट और तख्ती थी, बैग था ही नहीं 5वीं क्लास तक तो। लेकिन शिक्षा थी। अब शिक्षा नहीं, 5वीं क्लास का बच्चा, जब मैंने भी 4थी क्लास पास की तो मुझे 20 तक के कटमा पहाड़े याद थे, ढाऊ, मोटा, पूर्णा, डेढ़ा, सवाया सारे याद थे। 5वीं क्लास बच्चा पास करके 6 महीने कहीं भी अकाउंटेंसी की, मुनीमी की ट्रेनिंग लेके किसी भी संस्था में मुनीमी करता था। मैं राजभाषा हिंदी का पहली समिति का संयोजक हूँ। 21 मंत्रालयों में मैं हिंदी के कामकाज को देखता हूँ। मैं कलकत्ता गया, वहां से जानकारी मिली, प्रफुल्ल चंद्र बोस कलकत्ता के जो बंगाल के पहले चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने पूछा कि यहाँ पर जो अंग्रेजों के स्वामित्व के कारखाने थे, अंग्रेज तो छोड़ के चले गए, वो बंद है या कोई चला रहा है? तो उनके सेक्रेटरी ने पता किया कि सब चल रहे हैं। तो कौन चला रहा है? राजस्थान के, पंजाब के मारवाड़ी बड़ियों ने खरीद लिए सारे। उन्होंने पूछा उनके एजुकेशन कितनी, जो कारखाने चला रहे हैं? कोई भी 8वीं पास नहीं था। लेकिन बही खाता सारा मैनुअल होता था, और बही खाता 5वीं क्लास के बच्चे को ही आ जाता था। अब अगर MBA बच्चे को पूछेंगे 19 नियमा कितने होते हैं, अब वो बता नहीं सकता, 175 होते हैं। 18 अठे कितने होते हैं, वो 144 बता नहीं सकता। वो कैलकुलेटर उठाएगा, अगर कैलकुलेटर में वायरस होगा तो उसके दिमाग में भी वायरस होगा। संख्या तो बता ही नहीं सकता, कैलकुलेटर बता रहा है, उसका दिमाग तो काम ही नहीं कर रहा, क्योंकि उस समय शिक्षा थी। अब नॉलेज है, शिक्षा नहीं, सिर्फ जानकारियां इकट्ठी कर रहे हैं। शिक्षा का असल वास्तविक में सही मायने क्या है, वो शिक्षा नहीं। हमारे अध्यापक हमें रात को स्कूल में रखते, कोई ट्यूशन फीस नहीं थी, आधी रात तक पढ़ाते, सुबह ले जाते, घुमा के लाते नहर पर कि नींद खुल जाएगी, फिर 2 घंटे पढ़ाते, फिर घर में जाने की इजाजत होती, फिर वापस आते, कोई ट्यूशन फीस नहीं थी। अब दिल्ली में तो घंटों के हिसाब से ट्यूशन फीस है। बताओ कि बच्चों को कैसे पढ़ाए? 2 नंबर के रुपए वाला तो पढ़ा लेते भाई, 1 नंबर वाला तो पढ़ा नहीं सकता। अब सारा का सारा व्यापार हो गया, वो गुरु शिष्य की परंपरा तो समाप्त हो गई। अब हम तो स्कूल से छुट्टी करके जाते, बसते अपने वृक्ष पर टांग के, अपना एक छलांग नहर में, फिर वापस गर्म रेत में क्रोलिंग, फिर नहर में, फिर कभी गर्म सर्द। कभी जुकाम नहीं हुआ, जुकाम का पता ही नहीं कैसा होता है। गए पशुओं को लेके
पानी की प्यास लगी, जरा सा पानी इतना कहीं गड्ढे में मिला, नीचे वो जी चल रहे हैं, तो अपना कमीज ऊपर उठाया, इसको फिल्टर बनाया और अपना पी लिया। कभी कोई डिहाइड्रेशन नहीं होती। अब आरओ का पानी, फलान ढकड़, ये पता नहीं क्या क्या, तो ये सारी के सारी जो चीजें हैं, हम प्रकृति से दूर हो गए। अभी सारी ड्रेस, सारा सब कुछ, अभी विपिन जी ने जिक्र किया कि मैं हिंदी के विषय में काम करता हूं। हिंदी से दूर जाने में हमारे कितने नुकसान हुए हैं, जरा आप, मैं 1 मिनट में आपसे शेयर करूं। हिंदी से दूर जाने में, जैसे मैं जिक्र कर रहा था, हमारा गणित समाप्त हो गया। अब हिंदी से दूर गए, पहाड़ा शिक्षा समाप्त हो गई, हमारा गणित समाप्त हो गया, हमारे संबंध समाप्त हो गए। और एक बच्चा प्रथा जो हिंदुओं में आई है, ये आगे आगे अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। ना किसी का चाचा होगा, ना ताऊ होगा, ना मामा होगा, ना जीजा होगा, कुछ होगा ही नहीं। उसको संबंधों का पता ही कैसे चलेगा? जब एक ही बच्चा है तो उसके बाकी के संबंध तो गए, लेकिन ये अंग्रेजियत में भी गए, वहां पर संबंध नहीं। अब किससे संबंध बनाए? अब एक आदमी अगर 4-5 बार शादियां करता है, या औरत भी 4-5 बार करती है, तो ससुर कौन है, साला कौन है, इसलिए वहां हमारे पास तो पत्नी के जो पिताजी हैं वो ससुर है, सवसुर, जिसके सुरों में सुर मिलता है, जो दामाद की बात को टालता नहीं कभी। हमारी सास है सहसवास, जिसकी सांसों में सांस मिलती है, अपने दामाद को बेटे से ज्यादा प्यार करती है। हमारा साला हर्षय आला, जिसके घर में निष्कोच निवास किया जा सकता है, लेकिन वहां संबंध नहीं, वहां ब्रदर इन लॉ, कानूनन भाई है, वैसे कुछ नहीं लगता है। मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, अब हमारे जो धर्म पत्नी होती है, लेकिन वो धर्म किसके साथ निभाए जिंदगी में? ये पहली पत्नी का तीसरा बेटा है, चौथी पत्नी का 5वां बेटा, धर्म किसके साथ? इसलिए वहां धर्म नहीं, धर्म पत्नी भी नहीं। अंग्रेजी बड़ी कंजूस भाषा है। उन्होंने फिर सोचा, अब धर्म पत्नी तो है नहीं, अब पता नहीं कितनी शादियां कर जाते हैं, तो उन्होंने उर्दू से शब्द उठाया, तवाइफ, जिसका कोई एक पति नहीं होता है, उसमें टी साइलेंट है, इसलिए उसको वाइफ बोलते हैं। जो अपनी पत्नी को वाइफ कहता है तो समझ लो गाली देता है। समझे मेरी बात? क्योंकि वहां संबंध नहीं है। हमारे यहाँ पवित्रता है संबंधों की, वहां कोई पवित्रता नहीं। इसलिए बहुत सी चीजों में, जैसे मैंने कहा, गणित हमारा गया, संबंध हमारे गए, पहनावा हमारा गया। यूरोप को कचरा निकालता था अपनी फटी हुई पेंटों का, एक शाहरुख खान को पर आदि सब ने खरीद ली, सारा कचरा निकल गया, और वो कचरा खत्म हो गया, फाड़ फाड़ के पहन रहे, नई को फाड़ के, जितनी फटी हुई उतनी ज्यादा महंगी मिलती है। ये हमारी सोच का परिणाम। और मैं अभी डॉक्टर साहब के उसके विषय पर भी आता हूं कि जींस हमारा पहनावा नहीं। हमारी माता को भी, हम भी, मेरी माँ का 11 पैदा हुए थे, कभी सिजेरियन नहीं हुआ। अब ये जींस जो है, ये लड़कियों के हड्डियों को डेवलप नहीं होने देती है, उनका विकास रुक जाता है, इसलिए सिजेरियन से बच्चे पैदा होते हैं। इसलिए खुला जो साड़ी हमारा पहनावा है, उससे पूरा अंगों का विकास हो जाता है, खुला रहता है। ये जींस हमारा पहनावा नहीं, ये सिजेरियन की समस्या आने लगी। अब पहले क्या था,
लड़कियां झूला झूलती थी और अपने आप जो लड़की झूला झूलेगी, दूसरा नहीं झूलाए, अपने आप खड़ी होके और उसको चढ़ाए इस तरह से, उसको जीवन में कभी मिसकैरेज नहीं हो सकता। उसका अंदर का सिस्टम इतना सॉलिड हो जाता है, जब वो झूला झूलती है और पिंक को चढ़ाती है, उसको कभी मिसकैरेज नहीं होगा। ये सारा का सारा वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है। हमारी माताएं बहुत ज्यादा साइंटिफिक थी। अभी मैं बाहर बैठे हम जिक्र कर रहे थे, मेरे एक दोस्त थे, उनको एक लड़की पैदा हुई, बाद में कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। डॉक्टर को दिखाया जब उनकी पत्नी को, कहने लगे इसको तो बच्चे हो ही नहीं सकते, इसको बच्चा रहना ही नहीं, लड़की है, बोले ये तो संभव नहीं। तो मैंने पूछा इसको क्या खिलाया था? बोला जी मेरी माँ तो बहुत मना करती थी कि भाई तुम इतने पैदा हुए, तेरी दादी ने कभी मेरे को ठंडा पानी भी नहीं पीने दिया। बोला मैं मेरी माँ की नहीं मानता था, मैं कहता सब में कैलोरी चाहिए, चाहे किसी चीज से भी मिल जाए, मैं जूस मिला के पिलाता था इसको। तो बोला इसका तो परमानेंट इलाज हो गया। हमारी माताएं पूरी साइंटिफिक थी। कभी फुंसियों के ऊपर अपना नीम का वो बकल लिया, उसके रगड़ा लगा दिया, फुंसियां ठीक हो। सारा का सारा प्राकृतिक जीवन था। अब लोगों को वापस लौटना पड़ेगा, उस बात के ऊपर आना पड़ेगा। अभी विपिन जी कह रहे थे मैं वहां जाता हूँ, सिरोधारा करवाता हूँ, ये करवाता हूँ, वो करवाता हूँ। अरे हमारे तो यहाँ सिरोधारा अपने आप ही होता था। इकट्ठे परिवार आपस में जब शादी निश्चित होती, तो अगर फैमिली के 8-9 घर हैं, तो रोजाना एक घर में रोटी होती थी, रोजाना। और वहां बेसन और उसमें तेल मिला के लड़की को मटना मिला के मसलते थे, लगाते थे। 8-10 दिन जितने परिवार के घरों में जाते, वो मटना मसलते, उसमें रंग निखर जाता लड़की का, और उसको खुराक मिलती। अब शाम को ब्यूटी पार्लर से लाके स्टेज पर बिठा दिया, सुबह पहचान में नहीं आती शाम वाली है या पहचान नहीं सकता आदमी, ये बहुत शाम को थी वही है या और कोई एक्सपोर्ट हो गया। सारे का सारा आर्टिफिशियल है। हमने प्रकृति से खिलवाड़ शुरू कर दिया। बाजार में जाएंगे, ओरिजिनल चीज मांगेंगे, भैया ओरिजिनल दे देना। खुद ओरिजिनल है नहीं ना, हर हफ्ते वहां डाई करवा के आते हैं, कोई ओरिजिनल नहीं, सारे के सारे आर्टिफिशियल। तो इसलिए प्रकृति से क्यों अब भाई इसको करवा लो डाई, 10 दिन बाद फिर नीचे से आ जाएंगे, फिर बताओ क्या क्या करोगे। कई तो बाल ही नकली रखवाने लगे, पूरे के पूरे नकली। मतलब हम एडी से लेके चोटी तक नकली हैं, और बाजार में जाके असली चीज मांगते हैं। अभी बात कर रहे थे डॉक्टर साहब शौचालय का विषय। अब खाना खाने के लिए तो बाहर जाएंगे और शौच करने के लिए घर आएंगे। जो काम घर में करना है वो बाहर करना है, जो बाहर करना चाहिए वो घर में करना है, वो दोनों काम उल्टे हैं। पहले खाना घर खाते थे, शौच बाहर करते थे, अब खाना बाहर खा के आएंगे, शौच घर आके करेंगे। सारा जीवन उलट पलट कर दिया हमने। हमारा पहनावा गया ये अंग्रेजियत की वजह से, हमारा संगीत गया। पहले हम तो बारात में जाते थे, 3-3, 4-4 दिन भी रुकती थी पहले बारातें। आगे आगे जो बाजा बजता हुआ चलता था, देसी संगीत, क्लासिकल, तो जिस गली से गुजरता था उस गली की गाय भैंसे शाम को 2 लीटर दूध ज्यादा दे देती थी। आज जहां से डीजे गुजर जाता है तो शाम को भैंसे उखड़ जाती हैं। साउंड पॉल्यूशन है। शादियों में मैं तो जहां डीजे बजता है उसको कन्यादान देके उठ के आ जाता हूँ, भैया मैं नहीं बैठ सकता। हार्ट बीटिंग बढ़ जाती है, हार्ट अटैक की बीमारियां होती है। उसका नाम ही पॉप म्यूजिक है।
संस्कृति तो गई, पाप म्यूजिक आ गया, नाम ही पाप है। तो इसलिए हम जितने अपने भारतीयता से दूर जा रहे हैं उतना ही संकट में फंसते जा रहे हैं। हमारा नृत्य गया, संगीत गया, गणित गया, पहनावा गया, संबंध गए, रह गया क्या? और ये सारे अंग्रेजियत का। मैकाले ने कही थी 1835 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में, अगर मेरी पद्धति हिंदुस्तान में 50 साल तक चली शिक्षा की, तो हिंदुस्तान का हर आदमी तन से तो हिंदुस्तानी रहेगा लेकिन मन से अंग्रेज हो जाएगा। और ये शाश्वत सत्य है कि किसी देश को अगर पराधीन रखना है तो उससे उसकी भाषा छीन लो। अगर वो भाषा से कट जाएगा तो अपने साहित्य से कट जाएगा, अपने साहित्य से कट जाएगा तो अपनी संस्कृति से कट जाएगा, भाषा, साहित्य और संस्कृति से कट जाएगा तो फिर वो राष्ट्रीयता से भी विमुख हो जाएगा। चारों चीज गई तो राष्ट्र को पराधीन करने में कोई कठिनाई नहीं आती। यही भारत के साथ हुआ है। ये शिक्षा कहां है? अग्निवीर योजना भारत की सरकार ने लागू की और उस योजना के खिलाफ में उस वीरों ने जिनके लिए लागू की थी अरबों खरबों की संपत्ति फूक दी। राष्ट्रीयता कहां है? और वही लोग आज लाइन में खड़े हैं भर्ती होने के लिए। जो शिक्षा हमें दीक्षा नहीं देती, शिक्षा के साथ साथ दीक्षा भी तो होनी चाहिए ना, तो फिर उस शिक्षा का फायदा क्या है? अभी बात हो रही थी, डॉक्टर साहब बता रहे थे 5000 साल पहले भारत में रिसर्च हो चुकी है। जब अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह तोड़ने की शिक्षा दे रहे थे तो अभिमन्यु उसके गर्भ में था, और कहते हैं कि बीच में सुभद्रा को नींद आ गई तो चक्रव्यूह में जाने की तो उसको पूरी की पूरी ट्रेनिंग मिल गई मां के गर्भ में, लेकिन निकलने की नहीं मिली, इसलिए वो मारा गया। और अभी नई शिक्षा पद्धति में यह आया है कि बच्चे का सही जो मानसिक विकास होता है वो उस भाषा में होता है जो उसकी मां की गर्भकालीन भाषा होती है। जिस समय मां के गर्भ में बच्चा होता है उस समय जो मां भाषा बोलती है उसी भाषा में अगर उसको शिक्षित किया जाएगा तो उसका मानसिक विकास होगा। और एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने जीवनी में लिखा कि मैं इतना बड़ा साइंटिस्ट इसलिए बन पाया कि मेरी प्रारंभिक शिक्षा मेरी मातृभाषा में हुई थी। बच्चों को अपने अंग्रेजी स्कूल में डाल देते हैं, अब उसको कुछ पता ही नहीं। और वही सबसे बड़ा राष्ट्र के अंदर ये सारा संकट जो आया हुआ है, ये अपराध जो बढ़ रहे हैं, शिक्षा में दीक्षा नहीं, शिक्षा में चिकित्सा भी नहीं, तो ये सारा का सारा संकट जो है ये भारतीयता से दूर जाने के कारण है। हम जितना पहनावे में भारतीय हो जाएंगे सुखी होंगे, खाने में भारतीय हो जाएंगे सुखी होंगे, क्योंकि नीचे जमीन पर पालथी मार के बैठ के खाना जब कोड़ा होकर खाता है तो उसका पेट की भी साथ उसको ज्यादा डाइट नहीं जाती, उसमें उसका उतनी जाएगी जितनी उसको जरूरत है। अब सुबह का हमने तो पता नहीं देखा नहीं, नाश्ता किस टाइम होता है, लंच होता है, डिनर होता है, ये हाई टी है, ये फलान है, ढक्कन है। सुबह रोटी खा ली, शाम को खा ली, दैट्स ऑल राइट, बस सारा ठीक था, कोई दिक्कत नहीं होती थी कभी भी। अब आदमी इतनी बार खाता है, बगैर भूख के खाता है। स्वामी कल्याण देव जी मुजफ्फरनगर के अंदर रहते थे, 129 साल की उम्र में उनका निधन हुआ था। जिस समय अपोलो हॉस्पिटल का उन्होंने उद्घाटन के ऊपर आए उस समय 114 साल के थे। तो अमेरिका के, इंग्लैंड के और भी यहाँ के भी एक्सपर्ट डॉक्टर होंगे, काफी डॉक्टर्स वहां थे, फॉरेन रिटर्न भी थे। जब उनकी उम्र के बारे में पता चला तो डॉक्टर्स ने पूछा कि स्वामी जी आपकी उम्र का क्या राज है, इतनी लंबी उम्र का, आप स्वस्थ हो, बिल्कुल दिखता है, सुनाई देता है, दांत भी हैं। तो उन्होंने सिर्फ एक लाइन की बात कही कि मैं जीवन में ज्यादा से ज्यादा पैदल चला हूं और ज्यादा से ज्यादा भूखा रहा हूं, यही मेरे स्वास्थ्य का कारण है।
से इस लाइन में अपनी बात की। अब घर में जितने व्यक्ति हैं उतनी स्कूटी है या उतनी ज्यादा, अगर उनके पास पैसा है तो उतनी कारें, कोई पैदल तो चलता ही नहीं। तो ये सबसे बड़ा संकट है। हम भारतीयता से दूर चले गए, हम अपने कल्चर से दूर चले गए, संगीत से दूर चले गए। ये साउथ में फिर भी मैं जाता हूं कई बार, वहां फिर भी हमारी कल्चर जिंदा है। वो तीसरी चौथी क्लास में भी वहां भरतनाट्यम कथक वगैरह सारा लड़कियों को सिखाते हैं, वहां फिर भी जिंदा। एनसीआर में तो कल्चर नाम की कोई चीज ही नहीं बची। तो इसलिए अगर हमें सुखी रहना है तो फॉरवर्ड बढ़ने की जरूरत नहीं है, बैकवर्ड बढ़ जाए, पीछे आ जाएं, लौट के आ जाएं। हम मंसूरी घूमते हैं, शिमला घूमते हैं, फलान घूमते हैं, शाम को दूसरी पार्टी में देते हैं, दोपहर की और पार्टी होती है, अपने साथ कभी बैठते ही नहीं। अपने खुद के साथ बैठिए। जब अपने पास खुद के साथ बैठेंगे तो आपको सारी समस्याओं का समाधान अपने अंदर ही मिल जाएगा, कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। सारी चीजें मन से ही पैदा होती हैं। मन में बीमारी है तो तन में भी बीमारी। मन स्वस्थ नहीं है तो सब कुछ अस्वस्थ है, और मन की अस्वस्थता ही सारी अपराधों की जड़ है। मानसिक रूप से अगर आदमी स्वस्थ नहीं होगा, वही अपराध करेगा, वही बीमारियों की चपेट में जाएगा। जो दो चीजें आपके मन को स्वस्थ करने वाली, उन चीजों को अपनाइए। इसलिए श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि सर्वं धर्म परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम तत्वा सर्वपापे विमुक्ताय मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि सब धर्मों को परित्याग कर दे, मेरी शरण में आ जा। यानी आत्मा की बात मानना शुरू कर दे। आत्मा के रूप में श्री कृष्ण बोल रहे हैं, और वो बात मान लेंगे तो सब पापों से अपने आप ही मुक्त हो जाओगे। मैं ही कर दूंगा और कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ईश्वर सर्वभूते हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सभी प्राणियों के हृदय में ही विराजमान है। ब्राह्म सर्वभूतानि यत्तरो रानी माया, माया के वशीभूत भ्रमित होकर लोग इधर उधर घूम रहे हैं। घर की माँ को तो रोटी नहीं देते, माँ वैष्णो देवी के चक्कर काटते फिरते हैं। वहां क्या ले रहे, 3 पत्थर के वो टुकड़े रखे, क्या क्या रखे वहां पर। कोई वैष्णो देव का भगत मेरे से नाराज मत हो जाना। लेकिन आदमी की छड़ी हथौड़े के नीचे जब तक कोई पत्थर नहीं आता तब तक वो भगवान नहीं बन सकता है। आदमी ही स्वरूप प्रदान करता है सारे के सारे। आदमी के अंदर विराजमान अगर वो स्वरूप नहीं होगा तो बाहर उसके हाथों में नहीं आ सकता है। इसलिए मैं कहता हूं, माँ बाप से बड़ा देवता और घर से बड़ा मंदिर कोई नहीं। तो फिर आपके धन दौलत कितने, ये सारी चीजें हमारी भारतीय संस्कृति में है। शिव और पार्वती के सामने जब वो गणेश और कार्तिक के उनके 2 पुत्र थे, तो उन्होंने कहा कि जो सबसे पहले पृथ्वी के चक्कर लगाए आएगा वो हमारा वारिस होगा। इनके पीछे बहुत बड़ा तत्व है। तो कार्तिक के तो चले गए पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए, लेकिन गणेश ने अपने माँ बाप की परिक्रमा कर दी, शिव और पार्वती की। इसी को गणेश परिक्रमा बोलते हैं। इसके पीछे तत्व है, अर्थ है कि आप दुनिया में घूमिए, कितना ही धन दौलत कमाते हैं फिरिए, अगर अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। हमारी कल्चर नहीं, हम तो पशु को भी मरते वक्त तक अपने घर पर सेवा करते थे। माँ बाप की बात छोड़िए, अगर किसी का माँ बाप वृद्धाश्रम में मरता है तो अरबपति भी खरबपति है, उसके पास कुछ नहीं। ये हमारे कल्चर नहीं है वृद्धाश्रम, इसलिए पीछे लौट जाइए। ज्यादा फॉरवर्ड बढ़ने की जरूरत नहीं है सुखी अगर होना है तो। भारत की कल्चर सबसे समृद्ध कल्चर है, सबसे समृद्ध संस्कृति। हम तो नदी को भी मां कहते हैं, हम तो पत्थर की भी पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं।
पीपल का वृक्ष को पानी देते थे, उसके पीछे अर्थ ये है कि पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। मैंने पार्लियामेंट में एक बात बताई थी, शुरू में 14 घंटे का लॉकडाउन लगा तो हम पारिवारिक रूप से इकट्ठे बैठे थे। मैंने सोचा 14 घंटे हम कैसे बिताएं। शुरू वाला लॉकडाउन 14 घंटे का था, तो हमने सलाह कर ली कि 14 घंटे चलो यज्ञ करते हैं। मेरी धर्मपत्नी की आंखों को बीमारी, एलर्जी थी धुएं की। मैं पॉलिटिकल आदमी, काफी आदमी घर में आ जाते तो चूल्हे के ऊपर रोटी पकाती थी, धुएं से एलर्जी होगी। तो हमने कहा घर में यज्ञ करते हैं। 10 लीटर गाय का घी, 1 बोरी पीपल की बड़की लकड़ी और 10 किलो सामग्री शांति कुंज हरिद्वार से मंगाई, मेरे पास घर पर रहती है, हमेशा रोजाना मेरे घर में यज्ञ होता है। तो हमने सुबह 7 बजे से लेके और रात को 9 बजे तक 14 घंटे यज्ञ किया। और मैंने मेरी धर्मपत्नी को पीजीआई चंडीगढ़ भी और भी सब जगह अच्छे डॉक्टरों से दिखा कर लेके जी धुएं की एलर्जी है, ये ठीक नहीं हो सकती, इसको तो बस धुएं से, धूल से थोड़ा सा दूर रखो। वो दिन 14 घंटे यज्ञ के ऊपर बैठी और धुएं के अंदर बैठी रही। अगले दिन उसकी आंखें ठीक हो गई। यज्ञ बहुत बड़ी पद्धति है हमारी, क्योंकि यज्ञ में ये साइंस कहता है इस बात को। एक आदमी ऐसा हो सकता है जो पाव मिर्च खा सकता है, लेकिन उस पाव मिर्च को अगर हम कूटने लग जाएंगे तो उससे जो गंध आएगी उससे पता नहीं कितने आदमियों के छींक आएंगे। और अगर उसी पाव मिर्च को हम अग्नि में डाल देंगे तो 1000 आदमियों के नाकों में दर्द पैदा हो जाएगा, आंखों में पानी आ जाएगा। जो चीज जितनी सूक्ष्म होती जाती है उतनी उसकी पावर बढ़ती जाती है। पदार्थ से अणु ज्यादा ताकतवर है, अणु से परमाणु ज्यादा ताकतवर है, परमाणु से गैस ज्यादा ताकतवर है। जो चीज सूक्ष्म होती जाती है उतनी ज्यादा ताकतवर हो जाती है। तो यज्ञ के जरिए जो वायुमंडल में जो हम देते हैं वो पता नहीं कितने प्राणियों के उसमें जाता है, सांसों में, और वो निस्वार्थ होता है, हमें पता नहीं किसके सांसों में गया है। इसलिए यज्ञ कर्म को ही निस्वार्थ कर्म बोलते हैं। यज्ञोपैथी हमारी भी घरों में यज्ञ कोई करता है नहीं। आप अपने घर में यज्ञ शुरू कर दीजिए, सप्ताह में 1 बार कर दिए, और ज्यादा पद्धति की जरूरत नहीं। आप सिर्फ गायत्री मंत्र के साथ पीपल की, बड़की, आम की लकड़ी ले लीजिए, उनको अच्छी तरह से प्रज्वलित करके और फिर गायत्री मंत्र बोल के सवा के साथ 1 चुटकी में सामग्री, 1 चम्मच में घी डालना शुरू कर दिए 108 बार। घर में शुरू कर दीजिए, आप देखिए आपके घर में बीमारी होगी नहीं, कितने कीटाणु अपने आप समाप्त हो जाएंगे। ये सारी पद्धतियां हमारी संस्कृति में है, उनको अपनाना शुरू कीजिए, ये प्रदूषण की समस्या समाप्त हो जाएगी। और हमारे बुजुर्गों ने सारी की सारी प्रथाएं की हुई थी। दिवाली वाले दिन, क्योंकि जब सर्दी शुरू होती है तो वायुमंडल का दबाव नीचे आ जाता है और सारा का सारा प्रदूषण नीचे आ जाता है, उसके इलाज के लिए दिवाली बनाई गई थी। दिवाली वाले दिन सब घी के दीपक, या किसी का अगर थोड़ा बहुत कम पॉकेट अलाउ करते तो सरसों के तेल के दीपक जलाते, उससे 3 महीने तक प्रदूषण का इंतजाम हो जाता, प्रदूषण समाप्त रहता। अब हम दिवाली वाले दिन इतने पटाखे जला देते हैं कि हफ्ता 10 दिन तक तो सांस लेने लायक ही वायुमंडल नहीं रहता। क्यों जलाते हैं? त्योहार नहीं मनाते, हम जहर फैलाते हैं, बीमारियां फैलाते हैं। ऐसे त्योहार का क्या फायदा मनाने का कि हम वायुमंडल में जहर को छोड़ रहे हैं? तो ये कुछ चीजें अपने खुद के बस की हैं। आप शादियों में पटाखे मत बजाइए, कोई आपके ऊपर को कानूनी बैन थोड़ा। शादियों में डीजे मत जलाइए, कोई आपको कोई प्रेस थोड़ा कर रहा है, कोई पुलिस थोड़ा कर रही है डीजे बजाना जरूरी है। कई चीजें छोड़ दीजिए। भारतीयता का पहनावा पहनिए, खुला पहनिए, अच्छा पहनिए जो सबको लगे। 1000 लड़कियों में 1 लड़की अगर साड़ी पहनने लगेगी तो सबसे अच्छी लगेगी। अपना पहनावा भारतीय करिए, अपना खाना भारतीय कीजिए, अपना रहना भारतीय कीजिए, अपने आप ठीक हो जाएंगे। आप बहुत ज्यादा समस्या अपने आप समाधान हो जाएगा। मैं कुछ और बातें करता ऐसी हैं, लेकिन फिर कभी सही, क्यों मेरी फ्लाइट मुझे जाना है त्रिवेंद्र, तो घर पर भी जाऊंगा, तो फिर कभी सही। ये मोटे अनाज के ऊपर चर्चा होगी, तो चलो 5 मिनट की बात है। गेहूं हमारे देश का खाद्य पदार्थ नहीं। ये सारा ओबेसिटी की समस्या अमेरिका में और जो भी है, ये सारा गेहूं की वजह से, हमारे देश का ये नहीं।
हमारे देश का जो खाद्य है वो मोटा अनाज ही है। और हमारी माताएं बहनें जो पुराने जमाने में जो खाना बनाती थी, अब मैं कई चीजें अगर पर्सनल आपको मेरी व्यक्तिगत अगर कोई जिक्र करूं तो पता नहीं कैसे बस आप सोच पाओगे। सुबह 4 बजे मेरी माँ दूध पिलोने लगती तो रजाई उठा के कहती ले ये पी ले, 1 गिलास बिना अध गिलोई बोलते हैं उसको, फिर इतना ऊंचा गिलास पिला के फिर सुला देती। 7 बजे उठते तो बाजरे की खिचड़ी बोलते हैं, गांव में घास बोलते हैं, बाजरे की खिचड़ी उसमें दही डाल के 1 बेला पूरा बेलवा बोलते थे, अब आपको समझ में नहीं आएगी बेला क्या होता है। तो सारा कांसे के बर्तन होते थे, उसमें सारा अपने स्वास्थ्यवर्धक चीजें होती थी, खा के खेलने चले जाते, आते फिर भूख लग जाती, 9 बजे फिर 4 रोटी बाजरे के ऊपर इतना घी रख के। अब आजकल के बच्चों को अगर हम बताएंगे मैंने घी इस तरह से खाया हुआ है, इस तरह से यूं लिया, अपने मन में से जो घी के बारे भरे रहते थे, इतना एक हाथ में घी का गला और एक हाथ में गुड़ का गला, एक गुड़ का उसका एक उसका एक उसका एक उसका, इस तरह से खाया। अब तो 10 लग जाएंगे लोगों को खाया आपने। हाँ तो इसलिए कितनी उम्र आपकी? 73। हाँ तो मैं भी 73 का फिट फॉर हूँ। किसी से उम्र पूछो आपकी कितनी उम्र है? I am 20 years old. I am 40 years old. अरे I am 73 years young. पता नहीं कहानी भी अंग्रेजियत है किस्म की ओल्ड। तो इसलिए भारतीयता की तरफ आइए, अपना खाना भी भारतीय हो। जितना आप अपने भारतीयता की तरफ लौटेंगे उतना ही आपके जीवन में सुख और शांति आएगी। और मैं अंतिम ये बात कह के कि मेरे भी परिवार में कुछ हमारे बच्चा न, मैं तो कहता हूँ 5-7 बच्चे तो होने ही चाहिए। गिलकारियां तो पढ़नी चाहिए, सबसे बड़ा मनोरंजन का साधन। बच्चा तो सारी की तो वो थकावट दूर कर देता है, घर में बोतली सी बात करता है, आके कंधे चढ़ जाता है, वो सारी की सारी थकावट दूर कर। हमें कहीं जिम में म्यूजियम में और कहीं जाने की जरूरत नहीं। अगर घर में 5-7 बच्चे हैं तो आपको सारा रिक्रिएशन वहीं पर मिल जाएगा, सारी की सारी थकावट वहीं पर दूर हो जाएगी। इसलिए इस और बहुत ध्यान देने की जरूरत है, खास कर हमारे ये बिल्कुल ही पता नहीं आजकल की जनरेशन तो एक बच्चा होया तो ठीक है, क्या क्या ठीक है उसको कुछ नहीं। उसके बच्चे होंगे, कौन उनका चाचा होगा, कौन उनका ताऊ होगा, कौन उनकी बुआ होगी, जब घर में लड़की है नहीं मतलब उसको संबंध होगा क्या बेचारे को पता चलेगा। इसलिए सारी जो पुरानी जो हमारी चीजें हैं, आदमियों कितने हो अच्छे आदमी कितने हो, और बुरा तो एक भी होगा, वो भी अपना दुखी कर देगा। इसलिए आदमी की कमी भी नहीं होनी चाहिए। इस तरफ सारी चीजों का ध्यान दीजिए। आपका धन्यवाद।